हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑल ओवर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम लोग एमसीक्यूज़ हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है और आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो है करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तब तक आपकी डेट भी आ जाएगी एग्ज़ाम की और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग घर पर भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन ये सारी सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो आप इसका पूरा फ़ायदा जितना उठा सकते हो उतना उठाइए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए आपको इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो दिखेंगे और वो सारे रिपीटिशन में भी आ सकते हैं। सो आप लोग तैयारी कीजिए अब अच्छी तरीके से, और जितनी भी मेरी एमसीक्यू सीरीज़ होती है उन्हें आप ज़रूर देखें। तो जितने भी मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी इसे करेंगे। और जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जितनी भी अपकमिंग क्लासेज है उसका भी पता चलता रहे। और साथ में आप चाहे तो प्रीवियस क्लासेज हैं उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने एमसीक्यूज़ की जो क्लास है उसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, जो भी न्यू आए हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है एग्ज़ाम को, वो भी अगर एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ये तो नहीं कहूँगी मैं कि एग्ज़ाम ही क्रैक हो जाएगा, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक उनका जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। सो अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें तो काफ़ी अच्छी तरीके से पता है, और जिन्होंने नहीं भी दिया है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सो हमें तो अच्छी तरीके से तैयारी करवानी है आप लोगों की, और आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो, इसके लिए हम लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको भी करने चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिख रहा है, टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, इंस्टा अकाउंट दिख रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको एनटीए की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होगी, लाइक फॉर्म कब आने हैं, फॉर्म के एडमिट कार्ड कब आने हैं, डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ग्रुप में दे दी जाएगी। सो आपको कहीं पर भी इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टाइम से ही आपको रेगुलर यहाँ पर जो है पता चलता रहेगा। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो जितनी भी मेरी क्लासेस हुए हैं उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप लोग वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट है हमारी www.ugc.net.com। तो ये जो वेबसाइट है, आप इस पे जाकर जो है इस तरीके की एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, और उस एप्लीकेशन में आप आराम से हिंदी में जाकर जिस भी सब्जेक्ट के, अगर आपको फर्स्ट पेपर की चाहिए आपको फर्स्ट पेपर की भी वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जो सेकंड पेपर है जो मैं पढ़ाती हूँ, आपको एक एक चीज़ आपको वहाँ पर पीडीएफ जो है आराम से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर इस तरीके का टैग दिख रहा होगा, जो भी आपको चाहिए उसका पीडीएफ सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। ठीक है, आप चाहे तो फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर लिखिए फिलर फॉर्म करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, पेपर 1 के भी और साथ ही साथ पेपर 2 के भी। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोस्तों, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन यूजीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही रिपीट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि वही आपको अगर उनमें से आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, 15% पेपर तो आपका इसी तरीके से हो जाएगा। 100+ एमसीक्यूज मॉक टेस्ट भी है वहाँ पर, तो आप चाहे तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर आपकी मॉक टेस्ट देने से स्पीड का भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ जो है काफ़ी ज़्यादा
वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देने से काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी भी जो मैंने आपके लिए ये एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं वो इसी तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि ताकि आप टाइम के अकॉर्डिंग करिए, ताकि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए। अभी भी जिसकी स्पीड कम है और स्कोरिंग कम हुई है पिछली क्लास में हमारी, तो वो चाहे तो इस वाली क्लास में अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं। देखिए, यही इम्प्रूवमेंट का टाइम है। अगर आपके स्कोर जो है वो 15 आए हैं तो आप स्कोर को डेवलप करो, 20 लेकर आओ, 20 आए हैं तो 25 लेकर आओ, और 25 आए हैं तो उसे 30 कीजिए। तो यही टाइम है अपने स्कोर को बढ़ाने का, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि नेगेटिव मार्किंग है, सो आपको कितना केयरफुल चलना पड़ेगा। यस, चलिए, अब ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ऊपर दिख रहा है और आपको साथ ही साथ वेबसाइट भी दिख रही है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर अपने सारे जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो यूनिट 9 के हिंदी निबंध के जो है हमारे एमसीक्यूज जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एमसीक्यूज हमने पिछली क्लास में किए थे, वो भी हिंदी निबंध के थे, और कुछ एमसीक्यूज अब हम कर लेते हैं, वो भी हिंदी निबंध के। तो काफ़ी ज़्यादा आपका काफ़ी पॉइंट है। वैसे एक चीज़ याद रखिए, आप लोग आपके बेनिफिट के लिए ही बता देती हूँ। देखिए, आपको क्या क्या याद करना है। एक तो निबंध की बात कर रहे हैं, हिंदी निबंध की बात कर रहे हैं हम, तो हिंदी निबंध में आपको उनके निबंधकार का नाम याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको उनका काल की किस ईयर में, किस वर्ष में उन्होंने उस निबंध को लिखा वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो लेखक है उनका भी वर्ष आपको पता होना चाहिए कि उनका जन्म और मृत्यु का समय क्या है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, उन्होंने कौन कौन सी उसमें मेन पंक्तियां हैं, ठीक है, जिनको बार बार जो रिपीटिशन में आई है, वो सारी चीज़ें। और वैसे तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इनमें से बताइए कि असंगत कौन सा है, संगत कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती है। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, उद्देश्य क्या है उस निबंध का, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो बनकर आते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ डाल दी जाती है और पूछ लेते हैं कि ये पंक्तियाँ जो है किस में से उठाई गई है। तो जब आपने अच्छी तरीके से डीपली पढ़ा होगा तभी आप उसका उत्तर जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है आपकी कि आप इस तरीके से पढ़िए किसी भी चीज़ को, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आपको आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना 4 डायरेक्शन होती है, तो 4 डायरेक्शन से आपने हर एक क्वेश्चन को देखना है, ताकि आपका आंसर जो है दोस्तों वो क्रैक हो जाए, ठीक है, आंसर आपको पता चल जाए। अगर किसी का आंसर नहीं भी पता तो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, वहां से भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, अगर आपको बाकियों का ईयर्स वगैरह सब कुछ पता है तो बहुत सारी जगहों पर आप जो है अपने नंबर्स जो हैं वो ले सकते हैं, और आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसी तरीके से नंबर लेकर जाएंगे। टाइम स्टार्ट हो गया है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तत्कालीन राजनीतिक चेतना के सचिव इतिहास के रूप में व्यंग्यपूर्ण छुटेली और चलती हुई शैली में लिखे गए यह चिट्ठे हिंदी साहित्य के सदा अमर रहेंगे किस आलोचक का कथन है? किसने कहा है ये? रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। टाइम स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग फटाफट आंसर कीजिए। एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों टाइम ओवर हो चुका है और इसका आंसर है थर्ड, इसका आंसर है रामचंद्र तिवारी, ठीक है। तो उनकी पंक्तियां हैं, तत्कालीन राजनीतिक चेतना के सचिव इतिहास के रूप में व्यंग्यपूर्ण छुट्टीली और चलती हुई शैली में लिखे गए ये चिट्ठे, चलती हुई शैली में लिखे हैं बिल्कुल, हिंदी साहित्य में सदा अमर रहेंगे किस आलोचक का कथन था ये? तो रामचंद्र तिवारी का कथन था ये, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरीके के प्रश्न यूजीसी में आते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, राम मंदिर में भले प्रतिष्ठित हो
आम जन के मन में उनकी छवि एक वनवासी की ही है। यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कुबेर नाथ राय जी का, विद्यानिवास मिश्र का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। बताइए, सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स ही जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। तो सभी के सभी कमेंट करेंगे तो कुछ मजा आएगा हम लोगों को, तब पता चलेगा कि यस ये क्लास चल रही है एमसीक्यूज की। लगना चाहिए एमसीक्यूज की क्लास चल रही है यार। 10, 9, 8, 7, 6। तो टाइम इज ओवर फ्रेंड्स। आंसर है इसका थर्ड, विद्यानिवास मिश्र। तो विद्यानिवास मिश्र इसका आंसर है। राम मंदिर में भले ही प्रतिष्ठित हो, आम जन के मन में उनकी छवि एक वनवासी की ही है। यह कथन किस निबंधकार ने कहा था? ये विद्यानिवास मिश्र ने ये कहा था। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न देख रहे हैं आप, इस तरीके की पंक्तियां उठाकर आपको आ जाएंगी और बोलेंगे कि ये कथन किसका है, या ये कथन किसने किसको कहा, ये क्या स्पष्ट करता है, या इसमें क्या आना चाहिए। तो इस तरीके के प्रश्न जो है ज़्यादातर जो है यूजीसी के पेपर में आते हैं। सिंपल प्रश्नों की अगर मैं चर्चा करूँ तो सिंपल प्रश्न तो आप लोगों को पता है और वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो ही छोड़कर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा काम, है ना? तो वो नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। लेकिन प्रश्न जो आते हैं वो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, थोड़ा घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी में, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या आंसर होगा। सो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें आते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। लगती अवध भयावे भारी डैश नमक पंक्तियां किस निबंध से संबंधित है? तो किस निबंध से संबंधित है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, शिव मूर्ति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? टाइम चलता जा रहा है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। टाइम इज ओवर स्टूडेंट्स। इसका आंसर है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो दोस्तों लगती अवध भयावे भारी नामक पंक्तियां किस निबंध से संबंधित है? तो किस निबंध से संबंधित है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और अगर बताएं तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। तो याद होना चाहिए विद्यानिवास मिश्र। ठीक है दोस्तों, तो पता होना चाहिए आपको आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइम स्टार्ट हो गया है। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, टाइम हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो दोस्तों टाइम ओवर हो चुका है और करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी के एग्ज़ाम में ये बार बार आया है, बार बार रिपीटेशन हुई है इस क्वेश्चन की कि निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है? भावात्मक निबंध, सारांशात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? टाइम हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए सभी के सभी। 10, 9, 8, 7। यस, टाइम ओवर हो गया है और आंसर है हमारा विचारात्मक। क्या आंसर है? विचारात्मक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता, किसमें बुद्धि की प्रधानता और विचारों की प्रमुखता जो है उसको दर्शाया गया है, जिसमें विचार और बुद्धि दोनों? तो विचारात्मक निबंध में, ठीक है, क्योंकि विचारात्मक में हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, तो बुद्धि की प्रधानता भी होती है और साथ ही साथ विचार भी उसमें बहुत सारे मिलके आते हैं, तो विचारों की भी प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न हमारा। तो छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भावात्मक निबंधकार है? तो भावात्मक निबंधकार कौन है? ब्रजनंदन रामकृष्णदास, ब्रजनंदन राय कृष्णदास, ब्रजनंदन कृष्णदास, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर, भावात्मक निबंधकार कौन है? टाइम हो रहा है, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। 10, 9, 8, 7, 6। टाइम ओवर हो चुका है स्टूडेंट्स और करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट। करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, पहला वाला, ब्रजनंदन रामकृष्णदास। ठीक है, तो ब्रजनंदन रामकृष्णदास इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये भावात्मक निबंधकार है। इनकी जितनी भी आप कृति देखेंगे या जितने भी निबंध देखेंगे आप इनके, तो इनके सारे ही निबंधों में भावों का ज़्यादा वर्णन कर रखा है और भावात्मक निबंधकार हैं ये ब्रजनंदन रामकृष्णदास। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, टाइम शुरू हो गया है। निबंध संग्रह है, साहित्य सुमन के लेखक है। तो साहित्य सुमन के लेखक कौन है? काशीनाथ, एक अपूर्ण स्वपन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य सुमन के लेखक का नाम पूछा है। देखिए इतना ही टाइम आपको लेना है एग्जाम में, तभी आपके एग्जाम का आपके सारे प्रश्न हो पाएंगे, वरना आपके सारे प्रश्न छूट जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप टाइम के अकॉर्डिंग चलिए। अगर स्पीड नहीं है तो स्पीड को डेवलप कीजिए, बढ़ाइए स्पीड को। टेन, 9, 8, यस, टाइम ओवर हो चुका है और करेक्ट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। क्या आंसर है? बालकृष्ण भट्ट। तो निबंध संग्रह साहित्य सुमन के जो लेखक है, साहित्य सुमन के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट है। आगे चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारा, कन्हैया लाल मिश्र ने अपने निबंध मुख्यतः किस शैली में लिखे हैं? तो जो कन्हैया लाल मिश्र उन्होंने किस शैली में अपने निबंध लिखे हैं? पहला है आत्मपरक, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है वर्णनात्मक और चौथा है समीक्षात्मक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? टेन, 9, 8, 7, 1। तो टाइम ओवर दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है वर्णनात्मक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वर्णनात्मक। तो कन्हैया लाल मिश्र ने अपने निबंध मुख्यतः किस शैली में लिखे हैं? कन्हैया लाल मिश्र के निबंध जो है वो वर्णनात्मक शैली में है, क्योंकि उनमें वर्णन ज़्यादा कर रखा है, तो वर्णनात्मक शैली प्रयुक्त है उसमें। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है आते हैं। हमें तो लगता है कि एग्ज़ाम काफ़ी इजी होगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम तो हमेशा वैसा ही आता है जैसा आता है, लेकिन अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है, अगर हम लोगों ने मेहनत बहुत कर रखी, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है, तो हमारे लिए एग्ज़ाम इजी होता है। और डिफ़िकल्ट उसी के लिए होता है जिसने प्रिपरेशन नहीं की होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रिपेयर करके जाना है, हमें हर एक चीज़ को करके जाना है। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि सेक्शन ए में ही रहना है, तो सेक्शन ए आपका जो टारगेट है वो सेक्शन ए रहना चाहिए कि आपके सारे टॉपिक सेक्शन ए में होने चाहिए, ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना हो, कोई भी क्वेरी ना हो, कुछ भी ना हो। जब आप अपने आप से पूरी तरीके से फुलफिल होकर जाओगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यूजीसी का क्यों नहीं, तो यूजीसी का एग्ज़ाम क्रैक करना है सो आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। ठीक है, और तभी एग्ज़ाम आपके लिए इजी हो पाएगा। हार्ड उसी के लिए होता है जो पढ़कर नहीं जाता है और फिर वो बोलता है कि नहीं यार एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था। नहीं, अगर आपने हर तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा है, हर तरीके से प्रैक्टिस की है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि वो भी तो स्टूडेंट होते हैं जो उसी एग्ज़ाम में 90 लेकर आते हैं, 100 मार्क्स लेकर आते हैं, और आप उसमें कम लेकर आते हो। तो वो कैसे ले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। सो उसी तरीके से आपको मेहनत करनी है और आपको जो है उस लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, तो यही टाइम है, और ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए। अगर नहीं भी शुरू किया तो अभी और कीजिए, क्योंकि यही 20 दिन जो गिनती के 20-25 दिन हैं, इसमें ही आप बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका फ्रेश टाइम भी रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको रूटीन का बताया कि कैसे आपको अपना जो इवनिंग टाइम है, आफ्टरनून टाइम है, उसको प्रिपेयर करना है, तो उन सब चीज़ों पे भी आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम बनाइए उसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9वां प्रश्न है, टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसके सर्वाधिक निबंध जो है लगभग 1000 लिखे हैं। तो 1000 लिखे हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट और कुबेर नाथ राय। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? टाइम चल रहा है दोस्तों, आपको टाइम नजर आ रहा होगा। फटाफट आंसर कीजिए। 20 तक तो आपके आंसर आ जाने चाहिए सबके। 20 के बाद तो आप आराम से सोच विचार कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो टाइम ओवर हो गया स्टूडेंट, और इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, पंडित बालकृष्ण भट्ट।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने 1000 से भी ज़्यादा जो है निबंध लिखे हैं। तो हिंदी के उस निबंधकार का नाम पूछा था जिसने 1000 से भी ज़्यादा निबंध लिखे हैं, तो उनका नाम है पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो आपको याद होना चाहिए, कभी कभी घुमाकर भी प्रश्न आ जाता है, सो आपको हर एक तरीके से इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है। देखिए उन्होंने 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे, प्रथम निबंध पूछा है कौन सा है। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कालीराज की सभा, राजा और प्रजा। काली नहीं, यहाँ पे कली आएगा, कलीराज की सभा। बताइए फटाफट आंसर, टाइम देखिए, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1। टाइम इज ओवर स्टूडेंट। आंसर है कलीराज की सभा। तो यही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से बाल कृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलीराज की सभा था, और उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा जो है निबंध जो है इन्होंने लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न देखेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया। तो पत्रिका का नाम बताना है। ब्राह्मण, सरस्वती, सारिका, चांद। बताइए, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो टाइम इज ओवर स्टूडेंट, और आंसर इज फर्स्ट। तो पहला है इसका आंसर ब्राह्मण। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस पत्रिका का संपादन किया था। ये वाला प्रश्न वैसे कई बार रिपीटेशन में आया है, सो आपको पता होना चाहिए ये वाला। 12वां प्रश्न है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बनारस का बुढ़वा मंगल व दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार निबंधों के लेखक है, कौन है। बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में जो मित्र मंडली के यार हैं, उन निबंध के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्री लाल निवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम धन। धन नहीं, धन। टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। फाइव, 4, 3, 2, 1। तो टाइम ओवर हो चुका है, और आंसर है हमारा फोर्थ, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम धन। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। बनारस का बुढ़वा मंगल हो गया, दिल्ली दरबार में जो मित्र मंडली के यार है, ये दोनों, ये जो निबंध है, ये सारे निबंध जो है किस, इसके लेखक कौन है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। प्रेमधन को इसको आप कॉमाज में लिखोगे, ठीक है, प्रेमधन, पर बद्री नारायण चौधरी आपको याद होना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, बलिया के ददली मेले के अवसर पर
देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है। अरे ये तो मैंने पिछली क्लास में करवाया था और बताया भी था। तो दिल्ली दरबार दर्पण, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी। ये प्रश्न घुमा कर आ रखा है और मैंने आपको ऑपोजिट बिल्कुल जो घुमा कर इसका बनता है वो मैंने आपको समझाया था और उसमें मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, रीज़न भी बताया था। और आज उसी रीज़न को आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन बनाकर। सेवन, सिक्स, 5, 4। तो टाइम इज ओवर और आंसर है हमारा सेकेंड कि भारत उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर आपको याद होगा तो जब मैंने अपनी पिछली क्लास करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि भारत उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का था। और भारतेंदु जी ने यह जो निबंध है वो भाषण देने के लिए लिखा था। और कहाँ पर लिखा था? बलिया के ददरी मेले के अवसर पर जो प्रोग्राम किया गया था, जो सभा जो है तैयार की गई थी, उस सभा में भाषण देने के लिए उन्होंने इस निबंध को लिखा था कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये मैंने उस वक्त बताया था और उसी तरीके से घूमकर यहाँ पर प्रश्न आ रखा है। तो इस तरीके से ही प्रश्न घुमा फिरा कर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा आपको हर छोर जो है वो पता होना चाहिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो आपका हर चीज़, आपकी हर प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। यही चीज़ तो करनी है आपको। और क्या करना है यार दोस्तों, तभी तो क्रैक हो पाएगा यार एग्जाम। समझ जाओ इस चीज़ को कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 14वां प्रश्न है हमारा, भो, पेट, दांत, नाक आदि का निबंध किस विद्वान ने लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइए। वन हो गया है, टाइम इज ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा थर्ड, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने भो, पेट, दांत, नाक सबके ऊपर निबंध जो है वो लिखा है। और अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में उन्होंने कौन सा निबंध लिखा है दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कौन सा निबंध लिखा है उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने? यस, शिव मूर्ति। ठीक है, तो शिव मूर्ति निबंध उन्होंने लिखा है जो हमारे सिलेबस में भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है? टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न है हमारा, आनंद नगरी नीरज पत्रिकाओं में किसके निबंध प्रकाशित होते हैं? ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बाल मुकुंद गुप्त या इनमें से कोई भी नहीं। आनंद कंदामनी और नागरी नीरद बताना है आपको। ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं किसके निबंध प्रकाशित होते हैं? इनमें किसके निबंध प्रकाशित होते हैं ये बताना है आपको। टाइम ओवर स्टूडेंट। और इसका आंसर है बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनका नाम है, घन ही लिखा हुआ आ रहा है, धन है यहाँ पर। तो आनंद कंदामनी और नागरी नीरज पत्रिकाओं में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का निबंध जो है वो प्रकाशित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
16वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली दरबार दर्पण के संदर्भ में सही नहीं है, ध्यान देंगे, सही नहीं है पूछा है। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध है। इस निबंध का प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ था। इसमें दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। यह भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। तो बताइए इसमें से करेक्ट, इसमें से जो संदर्भ में सही नहीं है वो बताना है और बाकी सारे सही होंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, टाइम ओवर हो गया स्टूडेंट्स। और आंसर है हमारा सेकेंड। तो सेकेंड आंसर क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि रीज़न पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ये वाला है कि दिल्ली दरबार दर्पण के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो पहला है वो भी सही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध था ये। दूसरा जो है कि ये दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है यहाँ पर। तीसरा चौथा ये है भारतेंदु की राजभक्ति देशभक्ति की जो मिश्रित भावना है वो देखी जा सकती है। लेकिन ये वाला गलत क्यों है, ये असंगत क्यों है, क्योंकि निबंध का प्रकाशन 1875 लिखा है, जबकि 1875 में प्रकाशन नहीं हुआ था। इसका प्रकाशन जो है वो 1877 में हुआ था। तो दोस्तों अगर यहाँ पर लिखा होता कि इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था तो ये चारों पंक्तियां जो है वो बिल्कुल सही मानी जाती दिल्ली दरबार दर्पण के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला सही नहीं है, कौन सी है, तो वो 1875 है। तो इस तरीके से देखिए छोटी सी चीज़ थी, 75 लिख दिया इन्होंने, 77 था, और इतनी सी चीज़ के लिए इन्होंने इस तरीके से प्रश्न जो है वो बनाकर दे दिया। तो आपको बिल्कुल करेक्ट अच्छी तरीके से आपको सबका जो वर्ष है वो पता होना चाहिए, प्रकाशन वर्ष, ताकि आप खुद जो है उनकी मिस्टेक निकाल सको, ठीक है। चलिए अब आगे अगले प्रश्न। तो 17वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली दरबार दर्पण में दरबार नगर में कितनी दूरी लगा था। जो दरबार था वो नगर से कितनी दूरी पर लगा था ये बताना है आपको। 3 मील की दूरी में, 5 मील की दूरी में, 7 मील की दूरी में या 10 मील की दूरी में। टाइम हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर, इसका आंसर क्या है करेक्ट। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 1, टाइम इज ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा सेकेंड 5 मील, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं प्रश्न भी, 5 मील। तो दरबार जो दिल्ली दरबार दर्पण में दरबार जो है वो नगर से कितना दूर था, तो 5 मील की दूरी पे दरबार जो है वो लगा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में भारतेंदु ने किस ब्रिटिश सम्राट का उल्लेख जो है वो किया है। तो किस ब्रिटिश सम्राट का उल्लेख किया है, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस विलियम, प्रिय चार्ल्स या वाइसराय, किसका उल्लेख किया है। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस विलियम, प्रिय चार्ल्स, वाइसराय, क्या आएगा। बीस हो गए हैं, जल्दी। 10, 9, 8, 7, तो टाइम इज ओवर स्टूडेंट। और आंसर है हमारा फर्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रिंस ऑफ वेल्स। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में भारतेंदु ने
ब्रिटिश सम्राट का प्रिंस ऑफ वेल्स जो है उनका उल्लेख जो है वो किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। टाइम स्टार्ट हो गया है। 19वां प्रश्न हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिल्ली दरबार दर्पण के विषय में सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, ध्यान से करेंगे। श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा, सुनहला रूपहला तथा शीशे का काम बना था। सब मिलाकर 60 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। तो ये पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति गलत है ये बतानी आपको। सोच समझ के बताइए इसका आंसर। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम ओवर हो गया स्टूडेंट, और इसका आंसर है फोर्थ। अब इसका आंसर फोर्थ क्यों है फटाफट मैं बता देती हूँ। इसका आंसर फोर्थ इसलिए क्योंकि यहाँ पे 60 की जगह 43 आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सब मिलके कम से कम 43 शासन अधिकार राजाओं को इस चबूतरे पर जगह जो है वो दी गई थी। तो 60 नहीं दी गई थी, 43 दी गई थी। तो ये याद रखना है। बाकी तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 60 की जगह अगर 43 होता तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो 20वां प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है को भाषण के रूप में भारतेंदु ने निम्नलिखित में से किस जगह दिया था? तो किस जगह भाषण का दिया था पूरा? वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में, छपरा में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड, बलिया। ठीक है, तो बलिया इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21वां हमारा, आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर डैश में हम इतने मनुष्य को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। रिक्त स्थान में भारतेंदु ने किस जगह का उल्लेख किया है? तो नगर लिखा है ना, तो नगर के बाद कौन सी जगह का नाम आएगा? बलिया, आरा, बक्सर, गाजीपुर। बहुत इजी है इसका आंसर। तो नहीं भी पता होगा तो हम लोगों ने भी इतने प्रश्न कर लिए, उन्हीं में ही उनका आंसर कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसका आंसर बता देती हूँ मैं। इसका आंसर है फर्स्ट, बलिया। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा कम टाइम लीजिए और फटाफट आंसर कीजिए। तो बलिया इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22वां हमारा प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है हमारा कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के संदर्भ में भारतेंदु जी के सही कथन हैं। तो भारतेंदु जी का सही कथन क्या है? जहां रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो, पहला ये। दूसरा है, जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था। तीसरा है, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यह रॉबर्ट साहब अकबर है तो मुर्शी चतुर्भुज सहाय, मुर्शी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? थ्री, टू, वन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है
फोर्थ वाला उपरोक्त सभी, इसी बहाने आपको सभी के सभी इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो भी आपको पता चल गए। तो भारत उन्नति से कैसे हो सकती है इसके संदर्भ में बाहर तेंदु जी के एक कथन है सारे के सारे, और ये आपको एक ही बारी में चारों पता चल गए, और ये ही आपका काफ़ी बड़ा बेनिफिट जो है इसमें हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो डैश गाड़ी हैं, रिक्त स्थान में भारतेंदु जी ने किस गाड़ी की बात की है? बैलगाड़ी की, घोड़ा गाड़ी की, रेल की गाड़ी की, इनमें से कोई भी नहीं। तो कम समय मिलेगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड वाला, रेल की गाड़ी। ठीक है, तो रेल की गाड़ी की बात यहाँ पर की गई है, और इससे पता भी चल रहा है गाड़ी लगा हुआ है तो रेल की गाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार लालित्या का संबंध किस सौंदर्य से बताया है? लालित्या का संबंध किस सौंदर्य से बताया है? प्राकृतिक सौंदर्य से, मनुष्य निर्मित सौंदर्य से, कृत्रिम सौंदर्य से, यांत्रिक सौंदर्य से? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो टाइम इज ओवर, आंसर है आपका सेकंड, मनुष्य निर्मित सौंदर्य। ठीक है, तो इसका आंसर है मनुष्य निर्मित सौंदर्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस जीवन को सुंदर माना है? संघर्षमय जीवन को, क्रियाशील जीवन को, सुखमय जीवन को, यांत्रिक जीवन को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेकंड, क्रियाशील जीवन को। ठीक है, तो क्रियाशील जीवन इसका सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्रियाशील जो जीवन है उसी को ही सबसे सुंदर माना है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न हमारा, सौंदर्य के रूप की बात कर रहे हैं, सौंदर्य रूप नहीं है पर उनको चोद कर भी नहीं रह सकता, निबंध में कथन किसका है ये? रविंद्रनाथ ठाकुर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नागवर सिंह का, या रामधारी सिंह दिनकर का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर है। सौंदर्य रूप नहीं है, उनको चूतकर भी नहीं रह सकता, तो निबंध में कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है हमारा, संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज से लगे थे, दिनकर के संदर्भ में उक्ति किसने कही है ये? तो किसकी उक्ति है ये? अगेय की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, या नामवर सिंह की? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको एक बार देखकर ही उसका उत्तर का पता चल जाता है। तो अगर आता होगा तो डायरेक्ट उत्तर बता दीजिए देंगे,
और अगर नहीं आता होगा तो फिर तो सोच विचार करने का इसमें कोई वो बनता ही नहीं है। इसलिए पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर कर देंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पहला, अगे। ठीक है, तो आगे इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति की खोज में उनका आग्रह है, मिश्र संस्कृति पर खोज से लगे हुए थे, लेकिन दिनकर के संदर्भ में ये उक्ति कही थी अगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा। द्विवेदी जी ने सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं। ठीक है, सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उन्हें अतिरिक्त का अर्थ क्या है ये बताना है। तो क्या है, जो आनंदवर्धन कृत जो लावण्य की परिभाषा दी है वो है, या जो आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की परिभाषा दी है वो है, या जो हिंदी साहित्य की भूमिका में है वो है, या जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में है वो है। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन से सौंदर्य की, कौन से अतिरिक्त की बात यहाँ पर की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फर्स्ट, जो आनंदवर्धन के लावण्य की परिभाषा जो है दी है, वही इसका यहाँ पर अतिरिक्त का अर्थ जो है वो बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न में। तो 29वां प्रश्न है हमारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुद्ध किसे माना है, भारतीय संस्कृति को, मनुष्य की जिजीविषा को, विशुद्ध संस्कृति को, या सभ्यता को। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सेकेंड, मनुष्य की जिजीविषा को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो शुद्ध है वो मनुष्य की जिजीविषा को ही माना है। ठीक है, अगला हमारा अंतिम प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न है हमारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अपना व्याख्यान शीर्षक साहित्य का मर्म जो है वह किस विश्वविद्यालय में दिया है, दिल्ली के विश्वविद्यालय में, लखनऊ के, कलकत्ता के, या ओहियो के। जो साहित्य का मर्म है ये किस विश्वविद्यालय में दिया था। तो टाइम इज ओवर स्टूडेंट, और इसका आंसर है सेकेंड, लखनऊ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने अपना जो व्याख्यान शीर्षक जो साहित्य का मर्म है उसे कौन से विश्वविद्यालय में लिखा, लखनऊ के विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है, तो ये सारे हमारे रहे 30 प्रश्न जिनकी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ की। और अब आप लोग बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। तो व्हाट इज़ योर स्कोर, आप अपने स्कोर मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि किसका लेवल क्या है। और आपको खुद भी आपने अपने आप को एनालाइज कर लिया है, सो आपको भी पता चल गया कि आपका लेवल क्या है और आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है और कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से इसी तैयारी को आपको आगे आगे बढ़ाना है। अगर आज 10 नंबर है तो कल 15 लेकर आने हैं, और 15 है तो 20 लेकर आने हैं, 20 है तो 30 लेकर आने हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है अपने आप को रोज़ एनालाइज करना है और एनालाइज करते हुए आपको अपने स्कोर को डेवलप करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो शेयर भी करें। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए ज्योति मैम के साथ। ओके, और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करने का पूरा ठान लीजिए, क्योंकि इस बार तो क्रैक करके रहेंगे एंड वी वांट JRF। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।
और ये आप यहाँ से नोट्स वगैरह कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, जो कि हमारी चलती है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है अब। और चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करते हैं और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और जो भी आपकी यहाँ पे गलतियाँ हुई है, मिस्टेक हुई है, उसके बारे में और ज़्यादा सर्च कीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या हो सकता था और कैसे हो सकता था। थोड़ा और जांच पड़ताल कीजिए, इन्हीं क्वेश्चन को डीपली पढ़िए और इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। सो वेल डन, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।